अस्सलाम वालेकुम। सब्तीन शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकला तो मीर गजनफर को अपने रूम में सोफे पर बैठा पाया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आपको कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता, आपने जहमत क्यों की? अरे ऐसी कोई बात नहीं, मैंने सोचा तुम अभी ऑफिस से आए हो, चलकर खुद ही तुमसे मुलाकात कर लूँ, उन्होंने नरमी से जवाब दिया। सब्तीन, मैं और रानिया कुछ दिनों के लिए गांव जाना चाह रहे हैं। अगर तुम भी साथ चलना चाहो तो हम तुम्हारी मसरूफियात के हिसाब से प्रोग्राम सेट कर लेते हैं। नहीं डैडी, मैं आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए काफ़ी तवज्जो और वक्त दरकार है। वैसे भी गांव जाने का मेरा दिल नहीं करता। उस जगह ने हमें दिया ही क्या है सिवाय अपनों के बिछड़ने का गम और बेशुमार तल्ख यादें। सब्तीन ने संजीदगी से जवाब दिया। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अपने असल से जुदा होना नामुमकिन है। इतने बरस परदेश में गुजारने के बावजूद वतन की मिट्टी वापस खींच ही लाई, वरना जब यहाँ से गया था तब सोचा था पलट कर भी नहीं देखूंगा। सब्तीन सर झुकाए खामोशी से सुनता रहा। कहने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। जिंदगी में आगे बढ़ना और तरक्की करना जरूरी है, मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि तुम खुद से गाफिल हो जाओ। मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारी और रानिया की शादी हो जानी चाहिए। रानिया के रिश्ते के लिए मैंने अपने कुछ पुराने दोस्तों में बात की है। अब तुम बताओ कि तुम्हारे लिए भी मुझे ही फैसला करना होगा या इसका अख्तियार तुम अपने पास रखना चाहते हो? सब्तीन ने इस जिक्र पर यकदम चेहरा उठाकर बाप की तरफ देखा और उसकी निगाहों में छम से अरूज का चेहरा उतर आया। मैं अभी फिलहाल शादी नहीं करना चाहता। जब वक्त आएगा तो मैं खुद आपको आगाह कर दूंगा, आप बेफिक्र रहें। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन देखो मैं इस मामले में ज्यादा ताखीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और तबीयत भी इस बात की इजाजत नहीं देती, उन्होंने संजीदगी से कहा। ओ कम ऑन डैडी, आप बिल्कुल फिट हैं, प्लीज ऐसा कुछ मत सोचें। अभी आपको हम सबके साथ बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। उसने अपनी जगह से उठकर मीर गजनफर के बराबर बैठकर उनके हाथ थाम कर मोहब्बत से कहा। सफदर अली शाह शराजी इस वक्त गुस्से से तिलमिला रहे थे। शाम के 5 बज रहे थे और अब तक उसका कहीं पता नहीं था। मौज़म शाह किसी भी वक्त इनको ऐन मौका पर दगा दे जाता था और बावजूद शदीद गुस्से के वो इसका कुछ भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनकी सबसे लाडली औलाद होने के साथ वो उनकी पूरी जागीर में बराबर का वारिस था। उसके 18 साल का होते ही खुद उन्होंने कानूनी कार्रवाई करके उसे अपनी पूरी जायदाद में बराबर का हिस्सेदार बना दिया था। हालांकि इसके अलावा उनका एक बेटा और भी था, मखतूम अली शाह शराजी, लेकिन मौज़म शाह हमेशा से उनके दिल के करीब था। शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि वो अपनी आदात व इतवार, जिद्दी फितरत और हाकिमाना तबीयत में उन्हीं की परछाई था। इंतहाई सख्त और एक रवायती जागीरदार जो छोटी से छोटी खता पर भी बड़ी से बड़ी और सख्त सजा देने का आदी था। इसके बनिस्बत मखतूम शाह अपनी माँ की तरह हलीमुल तबा और रहम दिल शख्सियत का मालिक था। यही वजह थी कि वो बचपन ही से बाप के दिल के करीब ना हो सका और फिर जब मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसने गांव में ही खिदमत है खल्क के जज्बे के साथ हॉस्पिटल बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो इस बात पर सफदर अली शाह शराजी की अना को वो ठेस पहुंची कि वो तड़प उठे। वो हरगिज नहीं चाहते थे कि इतनी तवील और अरीज जमींदारी और कई शहरों पर फैले हुए बिजनेस के मालिक का बेटा ये मामूली पेशा अपनाए, लेकिन वो भी उनका ही खून था। अपनी मनमानी करते हुए उसने अस्पताल की बुनियाद रख दी थी और उसी दिन से उनके रिश्ते में दरार सी पड़ गई थी। आज इतना अहम दिन था, मुखालिफ पार्टी के साबिक एमपीए को वो अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार कर चुके थे और आज की इलेक्शन कैंपेन में इस बात का ऐलान करने वाले थे, लेकिन मौज़म शाह का नंबर भी ऑफ था। उन्होंने झुंझला कर उसके खास मुहाफिज को कॉल मिलाई। हेलो खुदा बख्श, मौज़म शाह इस वक्त कहाँ हैं? उन्होंने छूटते के साथ ही उसके बारे में इस्तफसार किया। सरकार, छोटे शाह साहब तो हमें शाह हाउस पर छोड़कर अकेले ही ड्राइव करके गए हैं।
खुदा बख्श ने मुकम्मल लाइल्मी जाहिर करते हुए रटी रटाई बात दोहराई। मौज़म अली शाह की नजरें उस पर जमी हुई थीं। सफदर शाह ने दांत पीसते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। शाह ने मुस्कुराते हुए स्टेयरिंग पर रखे अपने खूबसूरत हाथ पर सजी कीमती घड़ी की तरफ देखा जो 5 बजा रही थी। वो अभी अभी अपना जरूरी काम निपटाकर पीसी से बाहर निकला था और गाड़ी मेन रोड पर डाल दी थी। अब उसका रुख अपनी दिलपसंद हस्ती के घर की तरफ था जो पहली ही नजर में उस जैसे बिगड़े नवाब का दिल चुरा ले गई थी। ऐसे नहीं था कि उसकी जिंदगी में लड़कियों की कोई कमी थी, वो तो इन लोगों में से था जो लिबास की तरह लड़कियां बदलते हैं। शहर में भी काफी लड़कियों से उसकी दोस्ती थी, लेकिन ये दोस्ती वो सिर्फ गर्ज की हद तक ही निभाने का कायल था। जिस दिन उसका दिल भर जाता वो पलट कर भी ना देखता। ये अलग बात थी कि वो इस दोस्ती का हक मुआवजे की सूरत में इस तरह अदा करता था कि वो सब लड़कियां कुछ दिन उसके इश्क में माही बेआब की तरह तड़पने के बाद खुद ही उसकी दी हुई अनायतों पर इक्तफा कर लेती थीं। अरूज से होने वाली मुलाकात के बाद वो खुद इस बात पर हैरान था कि इस जैसी नाजुक अंदाम, कम गो और सादा तबीयत की लड़की कैसे पहली ही मुलाकात में उसके दिल में उतर गई कि अब उसके बिना जीने का तसव्वुर भी महाल था। वो आठों पहर उसके हवासों पर छाई हुई थी। इंतहाई मसरूफियत के बावजूद भी वो एक पल भी उसकी याद, उसके ख्याल से गाफिल नहीं था। ये भी सच था कि पहले पहल उसके बारे में जानने के बाद उसके जहन में पहला ख्याल मीरों से बदला चुकाने का ही आया था। लेकिन जिस तरह की फीलिंग्स आजकल वो अरूज के लिए फील कर रहा था, अरूज का ख्याल आते ही जिस तरह के जज्बात उसके अंदर मचले थे, उससे यही लगता था कि वो पूरी सच्चाई से उसे अपनी जिंदगी का साथ बनाना चाहता था। जो भी था, लेकिन अब वो अरूज से शादी का फैसला कर चुका था और बहुत जल्द ये बात बाबा साईं तक पहुंचाना चाहता था। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर किचन में चाय बनाती अरूज ने एक पल के लिए हाथ रोककर दरवाजे की तरफ देखा। इस वक्त कौन आया है? तुम ठहरो, मैं देखती हूँ, समीना कहते हुए आगे बढ़ी और दरवाजा खोल दिया। आने वाले को देखकर चंद सानिये के लिए वो साकित रह गई। वाइट शलवार सूट में मलबूस, आंखों पर सियाह ग्लासेस लगाए अपने भरपूर सरापे के साथ वो सामने खड़ा था। खुदा बख्श, सामान अंदर ले आओ, उसने अपने मुहाफिज को हुक्म दिया। खुदा बख्श उसके लाए हुए गिफ्ट्स के बैग्स, फ्रूट्स के शॉपर गाड़ी से निकालने के लिए भागा। अस्सलाम वालेकुम, वो अपनी भारी गंभीर आवाज में सलाम करके आगे बढ़ा तो समीना उसके अंदर आने के लिए रास्ता छोड़कर साइड पर हो गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? आपा कैसी हैं? उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए सवाल किया। सब खैरियत है, उसने मुख्तसर जवाब दिया। उसकी भटकती हुई नजरें अरूज को तलाश रही थीं और समीना से ये बात पोशीदा नहीं रह सकी। उसकी आवाज सुनकर हाथ में ट्रे लिए खड़ी अरूज का दिल पूरे कुव्वत से धड़का था। अरूज नजर नहीं आ रही। क्या वो घर पर नहीं है? शाह ने ग्लासेस उतारकर जेब में अटकाते हुए पूछा। वो किचन में है, चाय बना रही थी। ओह, इसका मतलब है मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मैं अरूज से कहती हूँ वो चाय ले आए, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा और उठकर किचन की तरफ आ गई। अरूज ने माँ को देखकर नजरें झुका ली। मौज़म शाह आया है, तुम देखो अगर घर में कुछ है तो चाय के साथ वो भी ले आओ, समीना ने सरगोशी के अंदाज में बेटी से कहा। अम्मी, हमारे घर का बेहतरीन रिफ्रेशमेंट भी उनकी शान के आगे हींच लगेगा, लेकिन फिल वक्त तो वो भी मुयस्सर नहीं, अरूज ने नागवारी से जवाब दिया। अच्छा ठीक है, तुम चाय ही ले आओ, समीना मायूसी से कहते हुए वापस पलट गई। अरूज अच्छी तरह सर पर दुपट्टा जमाकर हाथ में ट्रे थामे किचन से बरामद हुई। शाह टांग पर टांग जमाए बैठा जैसी उसकी आमद का मुंतजिर था। उसे देखते ही अपनी जगह से खड़ा हो गया। लॉन के लाइट पर्पल कलर के सस्ते से सूट में भी वो भला की हसीन लग रही थी। शाह ने उसे सर तापा बगौर देखा। 14वीं के चांद की चुटकती हुई चांदनी जैसा रूप शाह को मशहूर कर गया। अस्सलाम वालेकुम, अरूज ने आहिस्ता से सलाम किया
और ट्रे छोटी सी टेबल पर रखकर समीना के पीछे जा खड़ी हुई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो अरूश? शाह ने बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। ठीक हूँ, अरूश ने मुख्तसरन जवाब दिया और नजरें झुका ली। शाह की रूह तक मैं झांक लेने वाली तेज और आंच देती हुई आंखों में देखने का यारा उसमें न था। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि अब आप हमारे पास ही रहें, लेकिन खाला जान आपने यहाँ वापस आने को तरजीह दी, तो मैंने आपके फैसले की तरदीद नहीं की। लेकिन मुझे आप लोगों का यहाँ तन्हा रहना बिल्कुल गवारा नहीं। अगर आप गांव में रहना नहीं चाहती तो हमारे शहर वाले बंगले शिफ्ट हो जाएं। कम से कम आपको इस बात पर तो एतराज नहीं होना चाहिए। शाह ने अपनी बात मुकम्मल करके सवालिया अंदाज में पूछा। वो सवाल समीना से कर रहा था, लेकिन नजरें अरूश के चेहरे का तवाफ कर रही थीं। ये भी अभी इन दोनों की खुशकिस्मती थी कि मौजम अली शाह उनसे इजाजत तलब कर रहा था, वरना वो तो हुक्म देने का आदी था और उसके सामने जवाब देने की जुर्रत पूरे गांव में किसी की न थी। हत्ता कि सफदर अली शाह भी उससे इख्तलाफ करते हुए 10 बार सोचते थे। मौजम बेटा, बात दरअसल ये है कि तुम्हारे खालू के गुजर जाने के बाद ये वाहद निशानी है उनकी। इस जगह से मैं ताल्लुक नहीं तोड़ना चाहती। मोहल्ले वालों से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और साथ भी काफ़ी पुराना है, और फिर तुम लोगों के होते हुए किसी बात का कोई डर खौफ नहीं। समीना ने बड़ी मुश्किल से ये उज़र तलाश किया, वरना उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह शाह की तसल्ली करें जो उसकी शान पर गिरां भी न गुजरे और उनका भरम भी रह जाए। शाह ने गहरी सांस लेते हुए बमुश्किल ये बात हजम की थी। आप बेफिक्र रहें, जब भी जरूरत पड़े बिला झिझक याद कीजिएगा। उसने सीने पर हाथ रखकर जरा सा सर को खम किया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, वो घड़ी देखते हुए बोला और अरूश पर एक भरपूर नजर डालकर जाने के लिए खड़ा हो गया। उसके घर से निकलते ही अरूश ने एक गहरी सांस खारिज की। उसे शाह का इस तरह उनके घर आना खतरे की अलामत लग रहा था। वो अभी तक मौजम शाह से हुई पहली मुलाकात के खौफ से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकल सकी थी। उससे पहली मुलाकात आज भी रोज़े अव्वल की तरह उसकी याददाश्त में महजूज थी। शौहर की अचानक मौत ने समीना को इतना हवास बाख्ता किया था कि वो अपने दोनों बच्चों को लेकर गांव रवाना हो गई थी। वो गांव जिसने उनके बहुत से प्यारों को उनसे जुदा कर दिया था, जहां से वो ढेरों मलाल और गमों का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला लेकर रात के अंधेरे में निकली थी। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो दोबारा कभी वहां का रुख करेंगी, लेकिन किस्मत उन्हें एक बार फिर उन्हीं संगलाख रास्तों पर ले आई थी। गांव के जाने पहचाने रास्तों पर कदम रखते ही उनकी आंखें यकायक पानियों से भर गई थीं। माजी के तलख मंजर किसी फिल्म की तरह उनकी आंखों के सामने चलने लगे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने गाड़ी फौरन रोक दी। किराया अदा करके वो तीनों गाड़ी से नीचे उतर आए। दाखिली दरवाजे के बाहर खड़े पहरेदारों में से एक ने इस्तफसार किया, कौन हैं आप लोग और किससे मिलना है? हम शहर से आए हैं, रुखसाना बीबी से मिलना है। उनसे कहो समीना गजीनी आई हैं। पहरेदार ने सर हिलाते ही दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजे में से छोटी सी खिड़की खुली। पहरेदार ने पैगाम अंदर पहुंचाने के लिए कहा। समीना ने गर्दन मोड़कर अरूश की तरफ देखा और तसल्ली रखने का इशारा किया। थोड़ी देर गुजरने के बाद हवेली का दाखिली दरवाज़ा उन लोगों के लिए खोल दिया गया। हवेली की पुरशिकवा इमारत देखकर अरूश और अयान दंग रह गए। अम्मी की बहन इतने शानदार घर में रहती हैं आपी, फिर हम क्यों इतने गरीब हैं? अयान ने शरारत से बहन के कान में कहा तो अरूश ने घूर कर उसे देखा और आंखों ही आंखों में उसे चुप रहने की तंबीह की, क्योंकि मुसल्ला गार्ड उनके पीछे ही चल रहा था। दाएं बाएं फैले हुए ताहदे निगाह फैले हुए वसीओ अरीज लॉन और उससे आगे कारपोर्च, जिसमें कम से कम 50 गाड़ियां खड़ी करने की गुंजाइश थी। मार्बल की चमकदार तवील रोश अबूर करके जब वो अंदरूनी दरवाजे की जानब बढ़े तो रुखसाना उन्हें दूर से ही खड़ी नजर आई। जैसे ही उन्हें समीना की आमद की खबर मिली, वो बेकरार सी दरवाजे की जानब भागी चली आईं।
अगर हवेली के असूलों की पासदारी का ख्याल ना होता तो शायद वो दाखिली दरवाजे पर ही पहुंचकर बहन को गले लगा लेती। वो बहन जिसकी एक झलक के लिए वो पिछले 20 साल से तड़प रही थी। समीना आगे बढ़कर उनसे लिपट गई। रुखसाना दीवानावार उन्हें चूम रही थी। दोनों की आंखों से ज़ारो ज़ार आंसू बह रहे थे। समीना, जिंदगी में अगर तुम ना मिलती तो मैं रोज़े महशर तुम्हें कभी ना माफ करती। रुखसाना ने बहन को लिपटाए हुए शिकवा किया। समीना चुप रही, लेकिन उनकी आंखों से आंसू रवां थे। ये तुम्हारी बेटी है? उन्होंने नाजुक सी अरूश के गालों को छू कर उसे गले लगाया। समीना ने इस बात में सर हिलाया। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है, बिल्कुल। वो कुछ कहते कहते लब भींच कर खामोश हो गईं। अल्लाह साईं उम्र दराज करे, आमीन। उन्होंने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा तो अरूश के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिससे उसके गाल में पड़ने वाला डिंपल नुमाया हो गया। ज़ैनब भी मेहमानों की आमद का सुनकर अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। समीना और उनके बच्चों को देखकर उनके जख्म फिर से हरे हो गए थे। वो दोबारा पलटकर अपने कमरे में चली गई। ये मेरा बेटा है आपा, अयान गजीनी, समीना ने बताया तो रुखसाना ने हैरत और खुशी से उसे देखते हुए उसके सर पर हाथ रखा। जब समीना अपने शौहर और बेटी के साथ गांव छोड़ गई थी, उसके 10 साल बाद अयान की पैदाश हुई थी। बहनोई की मौत की खबर रुखसाना को अफसरदा कर गई। समीना, तुम खबर तो करती, इतना बड़ा हादसा तुमने अकेले ही झेल लिया। रुखसाना ने तासुफ से कहा। कहाँ झेल सकी आपा, इसलिए तो सब कुछ भुलाए यहाँ चली आई, वरना 20 साल में कभी ना सोचा था कि जिंदगी दोबारा यहाँ ले आएगी। उनकी अचानक मौत ने मुझे बहुत तन्हा और बेबस कर दिया। यूं लगता है मुझे जैसे मेरे घर की दीवारें ढह गई हैं। रात रात भर नींद नहीं आती, ये सोचकर कि मेरे बाद उन बच्चों का क्या होगा। समीना आजर्दगी से बोली, तुम परेशान मत हो, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो हर मुश्किल आसान कर देगा। इस बहाने ही सही तुम्हें अपनी बहन का ख्याल तो आया। उन्होंने बहन को समझाते हुए कहा। भाई साहब और बाकी सब कहाँ हैं? ज़ैनब कैसी है? समीना ने झिझकते हुए ज़ैनब के बारे में इस्तफसार किया। वो तो शहर ही होते हैं, इलेक्शन की वजह से बहुत मसरूफ़ हैं, आजकल हवेली कम ही आना होता है। खैर से मखतूम शाह डॉक्टर बन गया है, गांव में ही उसने हॉस्पिटल बनाया है, अल्लाह उसे कामयाब करे। समीना ने दिल से दुआ दी। मौज़म शाह का तो तुम्हें पता है, वो अपने बाप की तरह मनमौजी है, ना उसके जाने की किसी को खबर होती है, ना आने का पता। वो अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ की भी मुदाखलत भी पसंद नहीं करता। न जाने 2 दिन से कहाँ है। कभी कभी मुझे लगता है मेरी मौत की खबर भी उसे गैरों से मिलेगी। अरे आपा, मायूसी की बातें नहीं करें, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। समीना ने उन्हें तसल्ली दी। चलो तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। रुखसाना आंसू पहुँचते हुए बोली। नसरीन, इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ। उन्होंने पास खड़ी मुलाजमा को हुक्म दिया। वो तीनों आगे पीछे चलते हुए मुलाजमा की रहनुमाई में गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गए। रात के 3 बजे अचानक अरूश की आंख खुली तो प्यास से उसका हल्क खुश्क हो रहा था। उसने पानी की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर मायूस होकर बेखबर सोई हुई माँ की तरफ देखा और दुपट्टा संभालती हुई दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। इतनी बड़ी हवेली में इस वक्त हू का आलम था। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी और जैसे ही किचन की तरफ जाने वाली राहदारी की तरफ मुड़ी, बड़ी जोर से किसी से टकराई। आंखों के आगे तारे नाच गए। उसने बड़े तैश के आलम में अरूश का बाजू पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी थोड़ी दबोच कर उसकी आंखों में देखकर गर्राया। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई हो? बोलो। वो अरूश पर झुका हुआ था। वो दिन बाद आज ही शिकार से वापस आया था और इस वक्त अपने खास मेहमानों से फारिग होकर डेरे से लौटा था। रात के इस पहर अरूश की मौजूदगी उसे हैरान कर गई थी। अरूश की झील जैसी आंखों से मोतियों की सूरत टिप टिप आंसू बहने लगे। उसने भला कब इतनी सख्ती झेली थी? माँ और बाप दोनों ने ही उसे कभी फूल की छड़ी भी ना छुआई थी। उसके मुंह से उठती नागवार बू से अरूश के हवास मुअत्तल होने लगे।
ये ड्रामा बंद करो और जवाब दो, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? किसने भेजा है तुम्हें? वो आंखों से अरूज के आंसुओं की तरफ इशारा करते हुए बदलिहाजी से बोला। वो मैं मसरूर गजीनी की बेटी हूँ। हम आज ही शहर से आए हैं। ये मेरी खाला जान का घर है। अरूज ने अटकते हुए रंधी हुई आवाज में जवाब दिया। मसरूर गजीनी का नाम सुनते ही मौजम शाह की आंखें मजीद सुर्ख हो गईं और अरूज पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। रोने से उसका डिम्पल नुमाया हो रहा था। शाह ने अंगुश्ते शहादत से धीरे से उसके डिम्पल को छुआ और उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। मौका पाते ही अरूज उल्टे पांव सीढ़ियां फलांगते हुए भाग गई। शाह की नज़रों ने ऊपर तक उसका पीछा किया। फिर पेशानी मसलते हुए उसने मसरूर गजीनी का नाम दोहराया। मसरूर गजीनी मतलब तैमूर अली गजीनी की बेटी। इस नाम ने उसका सारा नशा हिरन कर दिया था। मीर नगर वालों से बदला चुकाने का एक अहम और नाजुक मोहरा खुद चलकर उसके घर आ गया था। ये सोच उसे अंदर तक सरशार कर गई थी। अपनी दिलकश मूंछों पर उंगलियां घुमाते शाह के चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मगर खतरनाक मुस्कुराहट उभरी थी। ईशा की अजान उसके कानों में पड़ी तो अरूज एक झुरझुरी लेकर ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई।